तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग काई ने किस तरह से उस सन फ्लेम सीड का यूज करते हुए वो अब अपने काइवान रेल्म के थर्ड स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। और इस लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में वही मिस्टीरियस सी लड़की सिया उसकी मदद करती है, जो कि आए दिन से उसका पीछा करते आ रही है। और यहाँ यांग काई पे नजर रखने के लिए उसी ही के मास्टर ओल्ड मेंग ने उसे कहा है। साथ ही हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा था कि लिंग शाओ सेक्ट के जो हेड लीडर होते हैं वो भी यांग काई में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे यांग काई को नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए वो भी इनको थोड़ी बहुत मदद करते हैं। अब यही से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यांग काई जंगल के रास्ते जा रहा होता है अपने घर। वो यहाँ काफी खुश होता है कि फाइनली इतनी लंबी और कड़ी मेहनत के बाद उसने काइवान रेल्म के थर्ड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन वही जंगल से गुजरते हुए उसे सोमो के चिल्लाने की आवाज आती है। यांग काई ने अभी जो काइवान रेल्म में ब्रेक थ्रू किया है, जिसके कारण उसके सूंघने और सुनने की शक्ति में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसके कारण वो उस डायरेक्शन का पता लगा लेता है जिस डायरेक्शन से सोमो की आवाज आ रही थी और उसे कोई पीट रहा होता है। यांग काई को जाते ही वहाँ पता चलता है कि जो सोमो को दोस्त है वो अपनी ही सेक्ट के किसी दूसरे बंदे से बहस कर रहे होते हैं। और ये बहस इसलिए चल रही होती है क्योंकि दोनों के ही यंग मास्टर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अब देखने से तो वो फाइट आम नहीं लगती है, क्योंकि वो जो दूसरा बंदा होता है वो सोमो को कुत्तों की तरह पीट रहा होता है। यहाँ वो इस तरह से उसे मार रहा होता है जैसे वो अपना किसी पुराने जन्म का बदला ले रहा हो। अब सोमो यहाँ पे अटैक तो करना चाहता है, लेकिन उस बंदे ने एक खास तरह का गोल्डन आर्मर पहना है, जिसके कारण सोमो उस पे अटैक नहीं कर पा रहा था। यांग काई उनकी फाइट को देखते ही ये समझ जाता है कि यहाँ दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि जब भी सोमो उस दूसरे बंदे पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, वो जो बंदा है जरा भी नहीं डरता, वो एकदम पत्थर की तरह खड़ा होता है, ऐसे कि उसे मालूम है कि सोमो के पंच का उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही इन दोनों की पावर्स में यहाँ काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा था। इसीलिए जो यांग काई है इस पूरे मामले के बारे में ली से पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। ली यहाँ उसे बताता है कि हमारी ये जो यंग मास्टर सोमो है वो अपने काइवान रेल्म के सेकंड लेवल पे है, और वो बंदा जिससे वो फाइट कर रहे हैं वो भी अपने काइवान रेल्म के थर्ड लेवल पे है। लेकिन एक लेवल का डिफरेंस होने के बाद भी इस बंदे ने यहाँ सोमो को चैलेंज किया है, और उसे ये कहते हुए कि हम दोनों फेयर फाइट करेंगे, यहाँ उसे उकसाने लगा फाइट करने को। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब ये बंदा जानते हुए भी कि सोमो से वो एक लेवल अप है, उसने यहाँ पे उसे चैलेंज कर दिया और जबरदस्ती उससे फाइट करना चाहता है। इवन कि उस फाइट में उसने एक तरह का सीक्रेट डिफेंसिव वेपन का यूज किया है। ये वेपन एक आर्मर है जिसे उसने पहन रखा है। अब इसका ये जो डिफेंस आर्मर है वो एक ऐसा ट्रेजर है जो कि इसके ग्रैंडफादर ने दिया है, और इसके ग्रैंडफादर कोई मामूली बंदे नहीं बल्कि इसी लिंग शाओ सेक्ट के ही एक ग्रेट एल्डर है। ये बंदा, इसका नाम जुआंग है और वो उन्हीं का ही ग्रैंडसन है। आगे लियू से बताता है कि हमारे ग्रेट एल्डर ने इस डिफेंस ट्रेजर का यूज हमारे क्लासमेट्स को करने के लिए दिया था, लेकिन उसका ग्रैंडसन जुआन जो है इसने दादागिरी दिखाई और उस ट्रेजर को अपने पास ही रखता है। हर एक बंदे को चैलेंज करता है और उसे फाइट करने के लिए वो इसी डिफेंस ट्रेजर का यूज करता है, जिसके कारण कोई भी इस जुआन को हरा नहीं पाता, और जीतने के कारण वो दूसरे स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को ले लेता है। अब आगे हमें वापस से फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे सुमो जो होता है उसे जबरदस्त मार पड़ रही होती है। यांग काई भी सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर किस तरह का यहाँ पे अन्याय चल रहा है। अगर किसी भी क्लासमेट का कोई रिश्तेदार ग्रेट एल्डर होते हैं तो वो उसका नाजायज फायदा ही उठाता है। अब आगे जो ली होता है वो यहाँ यांग काई को एक और सीक्रेट बात बताता है, और वो ये होता है कि यहाँ सोमो के जो ग्रैंड फादर है वो इस लिंग शाओ फैलियन के सेकंड एल्डर है, और वहीं जुआन के जो ग्रैंड फादर है वो इसी सेक्ट के ही एक फर्स्ट एल्डर है। और इन दोनों एल्डर्स के बीच आपस में काफी गहरी दुश्मनी है। इसी कारण इनके ये जो दो ग्रैंड सन्स हैं वो शुरू से ही एक दूसरे से भी नफरत करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये जो जुआंग है उसने तो यहाँ पे हद ही पार कर दी है। इस सेक्ट में रूल्स का अकॉर्डिंग हर 5 दिन में जो डिसाइपल्स को एक दूसरे को चैलेंज करना पड़ता है, इसने अपनी जलन या कह सकते हैं बदला लेने के लिए इसी फाइट को चांस की तरह यूज किया है। तो यहाँ पे सोमो को इस तरह से मार रहा है। अब आगे जो ली होता है वो यांग काई से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो यहाँ पे मिस्टर सोमो को बचा ले, क्योंकि ये जो फाइट हो रही है वो बिल्कुल भी एक फेयर फाइट नहीं है, इसमें तो दादागिरी चल रही है। ये जो जुआंग है अपने सीक्रेट ट्रेजर का पावर यूज करके वो आज तो यहाँ सोमो को मार ही डालेगा। इधर दूसरी तरफ हमें वापस से फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जुआंग होता है एक जोरदार किक यहाँ सोमो को लगाता है और फिर उस पे बिना रुके ही अपने पंचेस से अटैक करने लगता है। वो उसे इतना ज्यादा मारता है, उसे बचाने के लिए अब उसके दोस्त यहाँ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन यहाँ जो जुआंग के चमचे होते हैं उन्हें रोक लेते हैं। आगे जुआंग के चमचे उनसे कहने लगते हैं कि अभी भी इन 2 डिसाइपल्स के बीच चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। एक डिसाइपल जब तक दूसरे डिसाइपल को पूरी तरह से हरा ना दे तब तक ये फाइट चलती ही रहेगी, इसीलिए तुम सभी को इस फाइट में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है।
अब आगे जुआंग उनसे कहता है कि इन्हें रोको मत, आने दो, वैसे भी आज तुम्हारे ये जो यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा अच्छे मूड में है। हो सकता है कि इसके ये जो चमचे हैं वो मेरे सामने अपने घुटने टेक दे तो मैं इसके यंग मास्टर को छोड़ सकता हूँ, और अगर ये सभी मेरे सामने नील डाउन करते हैं तो हो सकता है कि मैं इस पे रहम करते हुए इसे छोड़ दूं। यहाँ सुमो अपने दोस्तों को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन दोस्ती में अपने दोस्त को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ली और उसके दोस्त जो होते हैं वो तुरंत यहाँ पे अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन जो जुआंग होता है वो अपने बात से मुकर जाता है और उनसे कहने लगता है कि तुम्हारे ये घुटने टेकना ना काफी नहीं है तुम्हारे इस यंग मास्टर को बचाने के लिए। इस पे ली और उसके दोस्त उसके सामने पैर पकड़ के यहाँ गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो। अब ये देखते ही यहाँ जो जुआंग होता है वो सुमो से कहने लगता है कि तुमने अपने चमचों को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, वो तुम्हें बचाने के लिए कैसे कुत्तों की तरह मेरे सामने भीख मांग रहे हैं। अब आगे उस जुतियान ने फिर से अपनी बात से मुकर दिया होता है और वो कहने लगता है कि यहाँ सुमो के साथ साथ इसके जो चमचे हैं किसी को भी जाने मत दो। वो फिर से यहाँ सुमो पे अटैक करने लगता है और उसके जब चमचे उसे बचाने के लिए जाते हैं तो यहाँ जुयान के जो बंदे होते हैं वो यहाँ ली और बाकियों को मारने लगते हैं कि तभी यांग काई सुमो के पास जाता है और उसकी इंजरीज को चेक करता है, जिसपे जुयान उसे कहता है कि तुम होते कौन हो मेरे जैसे यंग मास्टर के सामने आकर इस सुमो की इंजरीज को चेक करने वाले। लगता है कि तुम्हें यहाँ पे पता नहीं है कि मेरा इस पूरे सेक्ट में कैसा दबदबा है। यहाँ पे जो यांग काई है काफी पोलाइटली से अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो भी इसी सेक्ट का ही एक ट्रायल डिसाइपल है। ट्रायल डिसाइपल का नाम सुनते ही वो जो जुयांग होता है अब यहाँ पे यांग काई का मजाक उड़ाने लगता है। एक ट्रायल डिसाइपल हो करके जिसकी कोई औकात नहीं है इस सेक्ट में, तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए हो और इवन कि मुझे यहाँ पे चैलेंज करने के लिए सामने आ गए हो। तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है जो तू मेरे सामने खड़ा है मुझे चैलेंज करने को। जिसपे यांग काई उसे कहता है कि सेक्ट के रूल के हिसाब से दो डिसाइपल्स तभी एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं जब वो या तो सेम लेवल पे हो या तो फिर उनके जो लेवल्स होंगे वो 3 लेवल से आगे पीछे नहीं होंगे। आगे यांग काई उसे कहता है कि मैं भी कायुआन रेल्म के 3 लेवल पे हूँ, इसीलिए रूल्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ। अब ये सुनते ही बाकी के डिसाइपल्स चौंक जाते हैं कि पिछले महीने तो ही यांग काई अपने बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल पे था, 1 महीने का कम समय भी नहीं हुआ है और इसने कायुआन रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ उसके 3 लेवल्स को भी अपग्रेड कर दिया है। इस पे जुयान उसे कहता है कि जब तू मरने के लिए इतना ही तैयार है तो फिर आजा मेरा सामना करने के लिए। इस पर यांग काई उसे ये कहते हुए भिड़ जाता है कि चलो देखते हैं यहाँ किसकी मौत होती है। अब आगे इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ सबसे पहला प्रहार करने वाला यांग काई होता है, लेकिन यांग काई के एक जोरदार पंच से उस जुयान का कुछ नहीं होता क्योंकि उसने एक सीक्रेट डिफेंसिव आर्मर जो पहना है वो तो किसी माउंटेन की तरह डट के वहाँ पे खड़ा होता है और जैसे यांग काई उस पे अटैक करता है वो अपने ही अटैक से पीछे चला जाता है। यांग काई यहाँ सोच में पड़ जाता है कि उसने अभी अभी अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने के लिए उसके अंदर जितनी भी यांग एनर्जी थी इसे यूज कर लिया है, इसलिए वो इस जुयान को हर्ट नहीं कर पा रहा है और उसे जब भी वो हर्ट करने जाता है यहाँ यांग काई की ही विटैलिटी हर्ट हो जाती है, इसीलिए उसे यहाँ पे हराने के लिए कुछ दूसरा तरीका ही ढूंढना होगा। अब इसी टाइम हम देखते हैं कि वो जो जुयांग होता है वो पागल कुत्ते की तरह सामने बढ़ता है और यांग काई पे लगातार अटैक करने लगता है। यांग काई यहाँ पे लगातार उसके अटैक्स को सिर्फ डॉज करता ही जा रहा था, लेकिन यहाँ वो जुयान का वो सामना नहीं कर पा रहा था। जिसपे जुयान उससे कहता है कि तूने तो बड़ी बड़ी बातें की थी मुझे चैलेंज करने से पहले, लेकिन बच्चे तुम मुझे एक पंच पे यहाँ पे मार नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे गिव अप कर लो और मुझसे माफी मांग लो। अब यांग काई की तो ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो जितनी भी ज्यादा मार खा लेता है वो उस कंडीशन में तो हार मानता ही नहीं, और अब जबकि वो हायर रेल में ब्रेक थ्रू कर चुका है तो इतनी आसानी से हार कैसे मान लेगा। अब आगे वहाँ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते ही जैसे ही वो जुयान की तरफ तेजी से बढ़ता है यहाँ पे उसके हाथ में हम एक सीक्रेट वेपन देखते हैं जो कि इनविजिबल होता है। जैसे ही सीक्रेट वेपन का यूज करके उसने जुयान को हर्ट किया होता है, जुयान को तो लगता है कि यहाँ पे यांग काई उसे टच भी नहीं कर पाया, लेकिन जब उसकी नजर उसके आर्मर पे पड़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके आर्मर में तो एक होल हो चुका है। ये देख के अब उसकी फट जाती है और वो सोचने लगता है कि अब वो अपने ग्रैंडपा को क्या जवाब देगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि ये आर्मर मेरी वजह से ही इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है तब तो वो ग्रैंडपा उसे मार ही डालेंगे। आगे जुयान उसे कहने लगता है कि ये तुमने क्या यूज किया है मेरे ऊपर, तुम जरूर इस फाइट में चीटिंग कर रहे हो और तुमने अपने पास एक सीक्रेटिव वेपन छुपा करके रखा है। जिसपे यांग काई उसे कहता है कि तुम मेरी जांच कर सकते हो, मेरे पास कोई सीक्रेट वेपन छुपा हुआ नहीं है, मैं तो यहाँ निहत्था ही तुमसे एक मार्शल फाइट ही कर रहा हूँ। आगे यांग काई उसे कहता है कि तुम हमारे सेट के ग्रेट एल्डर के ग्रैंडसन हो, जब तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है यहाँ पे हारने की तो तुम यहाँ पे डिसाइपल्स को चैलेंज ही करने क्यों आते हो, जाके अपने ग्रैंडपा के गोद में दुबक के बैठ जाओ। अब इस बात से वो जुयान झल्लाता हुआ यांग काई पे अटैक करने के लिए बढ़ता है,
लेकिन यहाँ यांग काई उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है और फिर अपने उसी सीक्रेट वेपन से उस पे लगातार अटैक्स करता है। अब इस यांग काई के इन अटैक से तो वो जुयान अपने आप को बचा लेता है, लेकिन यांग काई ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। फिर अपने उसी सीक्रेट वेपन का यूज करके वो उसकी आर्मर में एक और होल करने लगता है। अब बाकी की जो ऑडियंस होती है जो इन दोनों को फाइट करता हुआ देख रहे होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये दोनों अचानक से एक जगह रुक क्यों गए हैं। यांग काई जो होता है वो उसके आर्मर में होल कर चुका होता है और अपने वेपन से अब उसके शरीर के अंदर उस वेपन को डाल रहा होता है। आगे यांग काई उससे कहता है कि तुम्हारी ये जो डिफेंस सीक्रेट ट्रेजर है ना, वो उतना भी अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये तो मेरे बस एक मूव से ही कट गया। यहाँ जुयान उसका हाथ रोक देता है और उसे कहने लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे ये जो ग्रैंडफादर है वो इस सेक्ट के ग्रेट एल्डर है और मुझे हर्ट करने का तुम्हें क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अगर तुमने मुझे यहाँ पे हर्ट करने की कोशिश भी की तो तुम्हारा इस लिंग शाओ सेक्ट में रहना दुश्वार हो जाएगा। तुम फिर ना इस सेक्ट में रह पाओगे, ना ही फिर यहाँ से भाग के कहीं जा पाओगे। जिसपे यांग काई उससे कहता है कि जब तेरे में ताकत ही नहीं है अपने दम पे रिलाई करने की, तो फिर अपने ग्रैंडपा का तुम छल्ला ही तुम्हें बनना शोभा देता है, क्योंकि उनके बिना तो लगता है कि तू कुछ करने के लायक नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात पे अपने ग्रैंडपा की धमकी देने लगता है। तो फिर चलो आज तुम्हारी इस ग्रेट एल्डर के ग्रैंडपा वाली ताकत को देख ही लेते हैं। तो तुम्हें यूं हर्ट होता हुआ देख आखिर वो क्या उखाड़ लेंगे। आगे जो यहाँ पे यांग काई होता है वो उस वेपन को उसकी बॉडी के अंदर और ज्यादा इंसर्ट करने लगता है, जिसपे जुयांग उसे कहने लगता है कि क्या तुझे इस बात से डर नहीं लग रहा है कि तुझे इस लिंग शाओ सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जाएगा अगर मेरे जिस्म में एक खरोच भी आई तो। यांग काई उससे कहता है कि डिसाइपल्स के बीच सेक्ट में इस तरह से झगड़े तो होते ही रहते हैं और अगर हम एक दूसरे को चैलेंज करेंगे तो छोटी मोटी इंजरीज तो होती ही रहती है, लेकिन जब तुम इसी तरह से मेरे दोस्त सुमो को हर्ट कर रहे थे तो तुम्हारा कॉन्सेंस कहाँ गया था? तब तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि तुम्हें भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। अपने ग्रैंडपा के बलबूते पे तुम्हें ये लगता है कि तुम दूसरों से ज्यादा सुपीरियर हो। इसीलिए यहाँ पे यांग काई अब उसके सामने दो चॉइसेस को देता है, या तो अपनी हार स्वीकार कर लो या तो फिर तुम्हें बचाने के लिए अपने चमचों से कहो कि मेरे सामने वो नील डाउन हो जाए। अब इसमें उसके चमचे यहाँ पे अपने यंग मास्टर को इस तरह हर्ट होते हुए देखने के बावजूद भी वहाँ नील डाउन नहीं करते। ये देख के जुयांग जो होता है उन पे चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों को ही मौत आ चुकी है जो तुम यहाँ पे नील डाउन नहीं कर रहे। उसकी डांट सुनते ही उसके चमचे जो होते हैं वो तुरंत ही अपने घुटने टेक देते हैं और अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। यहाँ पे वो जुयांग सोचने लगता है कि ये अभी तो ये मेरी लाइन थी, ये बंदा तो काफी ज्यादा सनकी है, ये तो मेरे साथ वही कर रहा है जो अभी इसके दोस्त के साथ मैंने किया। अब आगे यहाँ यांग काई उससे कहता है कि यही फर्क है तुम में और मेरे दोस्त सुमो में, क्योंकि ये तुम्हारे जो बंदे हैं तुम्हारी केयर नहीं करते, लेकिन सुमो को दोस्तों ने उसे बचाने के लिए, यहाँ सुमो को उनसे ये नहीं कहना पड़ा कि मुझे बचाने के लिए इसके सामने नील डाउन हो जाओ। अब इसी लाइन पे हम उस जुयान को देखते हैं कि वो काफी खुन्नस भरी नजरों से सुमो की तरफ देख रहा होता है। वो यहाँ अपने आप को तो सुमो से सुपीरियर समझता था, लेकिन सबसे ज्यादा सुपीरियर जो होती है वो दोस्ती होती है। अगर सच्चे दोस्त हो किसी के पास तो वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। अब उसके चमचे भी यहाँ पे घुटने टेक देते हैं, लेकिन यांग काई जो होता है वो उसने अपनी वेपन को तो उसके शरीर में वो और भी अंदर डालता जा रहा था, जिसपे वो जुआन समझ जाता है कि ये यांग काई मुझे पूरी मारने के इरादे से इस फाइट में कूदा है। कि तभी वहाँ पे एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि जुआन को बचाने के लिए आते ही उसने एक जोरदार पाम अटैक यहाँ पे यांग काई पे किया होता है, जिससे वो काफी दूर चला जाता है। यांग काई इसके अटैक को महसूस करते ही समझ जाता है कि ये जो बंदा है वो कमजोर नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ही बता रही है कि ये मुझसे हायर रेल में है। अब इस बंदे का नाम काओ होता है, जो कि जुआन से पूछने लगता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? फॉर्चुनेटली मैं सही टाइम पे आ गया, वरना यहाँ इस सेक्ट में बहुत बड़ा विवाद हो जाता अगर आपकी मौत हो जाती तो। अब आगे यहाँ जो जुआन होता है वो उस काओ का इंट्रोडक्शन देता है कि ये जो काओ है वो लॉ इन्फॉर्मेंस हॉल का एक डिसाइपल है। लॉ इन्फॉर्मेंस वाले वही होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इस सेक्ट में अगर कोई गलती करेगा तो उसे क्या और कैसे सजा देनी चाहिए। जिसपे जुआन आगे उससे पूछता है कि सेक्ट के रूल्स के हिसाब से अगर इस सेक्ट के अंदर कोई किसी का मर्डर करना चाहे तो उसके लिए क्या सजा होती है। जिसपे काओ उन्हें बताता है कि ये डिपेंड करता है कि उस बंदे को कितना ज्यादा इंजर्ड हुआ है। अगर उस पे किसी तरह का जानलेवा अटैक किया गया है और वो बहुत कम है तो फिर उस दूसरे बंदे के सिर्फ हाथ पैर ही तोड़े जाते हैं और उसी वक्त उसे लिंगशाओ पैवेलियन से एक्सपेल कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो जानलेवा हमला काफी ज्यादा सीरियस तरीके से किया गया है तो फिर उस दूसरे बंदे को ऑन द स्पॉट ही मृत्यु की सजा दी जाएगी। फिर उसकी जो लाश होगी उसे ड्रैगन के आगे फेंक दिया जाएगा मीट के जैसे। इस पे जुआन जो होता है चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे सामने ये जो बंदा खड़ा है यांग काई, इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, इसीलिए अब तुम ये फिगर आउट कर लो कि इसे क्या सजा देनी है इस क्राइम के बदले में। इस पे ली यहाँ पे कहने लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुमने ये सारी फाइट को इतना ज्यादा भयानक बना दिया था और इस सब की शुरुआत तुमने की है, तो आखिर यांग काई सजा का हकदार कैसे हुआ जो उसने किया ही नहीं है।
जिसपे जुआन उसे कहने लगता है कि मैं थोड़ी ना तुम पे इल्जाम लगा रहा हूँ, इस ब्रदर काओ ने ये सारी घटना को अपनी इन आंखों से यहाँ पे देखा है कि किस तरह से इस यांग काई ने थोड़ी देर पहले मुझे जान से मारने की कोशिश की उसी सीक्रेट वेपन का यूज करते हुए। इस पे काओ भी यहाँ पे कहने लगता है कि इंडीड मैंने इसके हाथ में एक मर्डर वेपन को देखा था जो कि इसने यहाँ जुआन की बॉडी में घुसा रखा था, और अगर आज मैं यहाँ पे टाइम पे नहीं आता तो इसने तो हमारे इस यंग मास्टर जुआन को जान से मार दिया होता। इसलिए वो अब अपने लॉ इन्फॉर्मेंस वाले बंदों को इशारा करता है और वो यांग काई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ यांग काई जो होता है वो अपने बचाव में ये कहता है कि ये मेरा दोस्त सुमो है और इसे यहाँ पे ये जुआन नामक बंदा बुली कर रहा था और सब गैंग बनाकर इसे मार रहे थे। मैंने तो यहाँ सिर्फ अपने दोस्त को बचाया है। मेरे आने से पहले ये लोग जो काम कर रहे थे वो भी किसी मर्डर से कम नहीं था, और मर्डर का लेवल तुम लोग मुझ पे लगाना चाहते हो। जुआन से क्यों नहीं सवाल करती, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये सुमो के साथ वही कर रहा था। जिसमें ली भी उसका साथ देते हुए कहता है कि लॉ इन्फॉर्मेंस वाले जो एजेंसी है वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिसपे काउन से कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो हम अपने डिसाइपल्स को जो कि डार्क पैविलियन से आते हैं उन्हें भेज देंगे इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जिसपे लियो से कहता है कि किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, ये सारे डिसाइपल्स ही है, इनसे पूछ करके गवाही ले सकते हो। अब वो जो डिसाइपल्स थे जो कि पूरी फाइट को शुरू से यहाँ पे देख रहे होते हैं, उनके तो जैसे जबान पे ताला ही लग जाता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो यंग मास्टर के खिलाफ बात करे, क्योंकि ये यंग मास्टर जो है कोई ऐसा वैसा डिसाइपल नहीं है, इस सेक्ट के एल्डर का ग्रैंडसन है। जिसपे जुआन यहाँ चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे खिलाफ यहाँ पे गवाही देगा। अब ये सुनते ही उन दूसरे डिसाइपल्स की तो यहाँ पे और भी ज्यादा बोलती बंद हो जाती है। ली कहता है कि भले ही ये लोग तुमसे डरते हैं लेकिन मैं नहीं डरता, मैं यहाँ पे तुम्हारी गवाही दूंगा। जिसपे काओ उन सभी को शांत करवाता है ये कहते हुए कि वो एक लॉ इन्फॉर्मेंस का डिसाइपल है, इसीलिए तुम लोग यहाँ पे गैंग अप करके मुझ पे इल्जाम नहीं लगा कि मुझे अपना काम कैसे करना है, किसे यहाँ गवाही लेनी है और किसे क्या सजा देनी है मैं खुद जानता हूँ। कि तभी यहाँ सुमो का जो दूसरा दोस्त होता है वो जुआन पे इल्जाम लगाने लगता है कि पहले तो इसने हमारे दोस्त को यहाँ पे बुली किया और फिर उसे जान से मारने की कोशिश की। जब हम उसे बचाने के लिए गए तो उसने हमें भी मारा, और अब यहाँ पे हम पे ही उल्टा इल्जाम लगा रहा है कि हम यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं, और ये तो यहाँ पे इसने हद ही कर दी है। और लगता है कि ये लॉ इन्फॉर्मेंस वाले भी इसके चमचे बन गए हैं, इसीलिए तुम यहाँ पे इसकी चापलूसी कर रहे हो। जिसपे काउन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी एजेंसी के बारे में बुरा भला बोलने की, क्योंकि हम लॉ इन्फॉर्मेंस वाले जो है हमेशा उचित और सही न्याय करते हैं, और तुमने ये जो हमारे न्याय करने के तरीके पे उंगली उठाई है ये भी किसी क्राइम से कम नहीं है, इसलिए तुम सभी को अभी के अभी कारावास में डाला जाएगा। यांग के उस दूसरे दोस्त को रोकता है और उसे कहता है कि इससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे लोग बिक चुके हैं और हमेशा पैसों वालों का ही साथ देंगे। इसलिए वो जो काओ होता है उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है, ये कहते हुए कि जब एल्डर्स आएंगे तब उनके मीटिंग में इनका क्या सजा देनी चाहिए ये फैसला किया जाएगा। अब आगे यहाँ इन तीनों को बंदी बना लिया जाता है और इन्हें कारावास में डाल दिया जाता है। अब आगे उनके जाते ही ये जो मास्टर जुआंग रहता है वो काओ से कहने लगता है कि इस बंदे को जरा तुम देख लेना, क्योंकि इसने तो मुझे बहुत ही बुरा ऑफेंड कर दिया है। जिसपे वो काओ यहाँ उसकी चापलूसी करते हुए कहता है कि यंग मास्टर जुआन आप इसकी चिंता ना करें, इसने आपको यहाँ ऑफेंड करने का साहस किया है तो इसका परिणाम तो इसे भुगतना ही होगा। जिसपे जुआन उसे कहता है कि अब इतना भी ज्यादा उससे नहीं मरना कि उसे मौत आ जाए, याद रखना उस बंदे की मौत मेरे ही हाथों होनी चाहिए, और इसका इंतजाम करवा लेना कि किस तरह से मैं पर्सनली अपने इन्हीं हाथों से उसे अचानक से मारूंगा। अब आगे हमें उस जेल को दिखाया जाता है जहाँ पे ली जो होता है यांग काई से कहने लगता है कि हमने तो सिर्फ वहाँ अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की थी, हमें नहीं पता था कि उसे बचाने के लिए इन लोगों ने हमें इस तरह से जेल में डाल दिया है, साथ ही उसने तुम पे तो यहाँ मर्डर का चार्जेस भी लगा दिए हैं। जिसमें यांग काई उसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा से इस तरह की बातों को झेल चुका हूँ, लेकिन मैंने इस तरह के बुलिनेस तो कई बार सहा है, लेकिन पहली बार हुआ है कि मुझे जेल में डाल दिया गया है। आगे ली उसे कहता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा दोस्त सुमो भी है वो भी यहाँ के सेकंड एल्डर का ग्रैंडसन है, देखना कुछ ही घंटों में वो हमें यहाँ से निकलवा लेगा। इस पे यांग काई इस लड़ाई की वजह पूछता है कि आखिर ये फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे चल रही है, ये दोनों तो एक ही सेक्ट के एल्डर है, तो आखिर इनके बीच ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये दोनों ही एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी करते हैं। जिसपे ली अब यहाँ पे उसे पूरी कहानी बताना शुरू करता है। इनकी ये जो आपस की दुश्मनी है वो कहीं न कहीं ग्रेट एल्डर से जुड़ी हुई है। अब जैसा कि सुमो ने हमें पिछले एपिसोड्स में ये बताया था कि यहाँ के जो ग्रेट एल्डर होते हैं उन्होंने अपने आगे की पोजीशन इनहेरिटेंस करने के लिए 2 डिसाइपल्स को चूज किया होता है, लेकिन सेकंड डिसाइपल जो होता है वो फर्स्ट वाले डिसाइपल से काफी ज्यादा जलन करता था। उसे लगता था जो मास्टर है वो फर्स्ट डिसाइपल को ही फेवर दे रहे हैं और उसे कुछ अलग से टेक्निक को सिखा रहे हैं, इसलिए इस जलन के मारे उस सेकंड डिसाइपल ने फर्स्ट डिसाइपल्स को मार दिया होता है। लेकिन वो जो फर्स्ट डिसाइपल था वो मास्टर का काफी ज्यादा चाहता था। उसकी इस तरह से मरने के बाद मास्टर ने यहाँ पे सेकंड डिसाइपल को कुलांग स्ट्रीम में यानी कि उस ड्रैगन वाले झरने में भेज दिया था ताकि उसे इसके करने की सजा मिले।
उसके बाद से उन्हें कभी नहीं देखा गया। लेकिन ग्रेट एल्डर ने ये जो फैसला लिया था, फिर टाइम गुजरने के बाद उन्हें अपने इस फैसले पे काफी ज्यादा पछतावा होने लगा। उन्हें अब ये लगने लगा कि वो इस लीडर की पोजीशन के लायक नहीं है। इसलिए अब इन दोनों एल्डर्स को ये लगता है कि वो लीडर की पोजीशन ले सकते हैं। अब ये जो दोनों एल्डर्स होते हैं उन्हीं दो डिसाइपल्स की आने वाली पीढ़ी में से थे, इसलिए वो एक दूसरे से नफरत क्या करते हैं। अब ये पूरी कहानी सुन करके यहाँ पे यांग काई को लगता है कि जब एल्डर्स ही एक दूसरे का साथ नहीं देते और एक दूसरे से इस तरह से नफरत करते हैं, तो फिर जूनियर्स में तो इस तरह का तकरार होगा ही। कि तभी यहाँ पे यांग काई को किसी की आने की आहट सुनाई देती है और ये सीन यही चेंज होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वही ओल्ड मैन को, जो कि आराम से खर्राटे मार रहा होता है। तो उसके पास दौड़ते हाफते सिया आती है कि आज हुए सारी घटना के बारे में उसे बता दिया है कि किस तरह से सुमो को बचाने के चक्कर में उस ज़ूतियान से उसने पंगा ले लिया है। और ज़ूतियान जो कि फर्स्ट एल्डर का ग्रैंडसन है, इसीलिए उसने अपने इस पावर का यूज करके यांग काई को जेल में डाल दिया है। तो हमें किसी भी तरह से यांग काई को वहाँ से वापस निकालना होगा। जिस पे ओल्ड मैन उससे कहता है कि आखिर तुम उसे निकालने के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा तो नहीं चल रहा है। जिस पे सिया उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ओल्ड मैन उसे कहता है कि वो जो ज़ूतियान है उसके जो ग्रैंडपा है उसे काफी ज्यादा लाड प्यार करते हैं, तो उस यांग काई को वहाँ से निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसमें यहाँ सिया उनसे जिद करने लगती है, ये कहते हुए कि उसे बचाने का कोई न कोई तरीका तो जरूर होगा। जिसपे ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम इतना ज्यादा विचलित क्यों हो रही हो, कहीं तुम्हें यांग काई पसंद तो नहीं आने लगा। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम यांग काई के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें करती हो, और जैसे ही मैं उसके बारे में कुछ पूछता हूँ तुम नर्वस हो जाती हो। लेकिन चिंता मत करो, जो सेकंड एल्डर है वो नेचुरली उसे बचा ही लेंगे, क्योंकि यांग काई उसी ही के ग्रैंडसन सुमो को जो बचा रहा था, तो यहाँ वहाँ के जो सेकंड एल्डर है उसे बाहर निकाल लेंगे। जिसपे सिया अब उन्हें धमकी देने लगती है कि मास्टर अगर आपने यांग काई को निकलवाने में मदद नहीं की तो फिर मैं नैन यांग एनर्जी को गैदर करने के लिए जिस जगह पे आप मुझे भेज रहे हैं मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। जिसपे ओल्ड मैन कहता है कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारे लिए वो जो नैन यांग एनर्जी है वो काफी ज्यादा जरूरी है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। यहाँ पे सिया सोचने लगती है कि यांग काई अभी इस वक्त एक बहुत बड़े खतरे में है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसे अभी इस हालत में छोड़ करके नैन येन लैंड पहुँच जाऊँ। अब आगे सिया उसे यहाँ पे साफ साफ कह देती है कि जब तक यहाँ पे यांग काई बाहर नहीं आएगा मैं उस नैन येन लैंड में नहीं जाऊंगी, क्योंकि यांग काई ही है जो मेरी मदद कर सकता है और मैं उसी के साथ ही वहाँ पे जाऊंगी। अब यहाँ पे ओल्ड मैन सारी बात समझ जाता है कि सिया इसलिए जिद कर रही होती है क्योंकि जो यांग काई है वो यांग एट्रीब्यूट्स स्किल्स की प्रैक्टिस करता है। अब आगे वो उससे पूछते हैं कि यांग काई की जो स्किल है वो कितनी ज्यादा प्योर है। सिया उसे बताती है कि यांग काई के अंदर जो यांग एट्रीब्यूट्स की स्किल्स है वो 5 गुना ज्यादा प्योर है उस बंदे से जिसे आपने पहले ढूंढा था। जिसपे ओल्ड मैन कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो फिर कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा यांग काई को उस जेल से निकालने के लिए। तो तुम जा करके उस प्रिजन पे नजर रखो कि वहाँ उसके साथ कोई ऐसी वैसी घटना ना घट जाए। यहाँ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें देखते हैं कि एक डिसाइपल तेजी से भागते हुए एक दरवाजे को खटखटाता है। अब ये जो लड़की होती है वो सुमो की सिस्टर सुयान होती है। एक डिसाइपल उसके पास आकर के खबर बताता है कि तुम्हारे भाई सुमो को उस जुआन ने काफी ज्यादा बुली किया था। इसे बचाने के लिए जब यांग काई और उसके दोस्त सामने आए तो उस जुआन ने उन्हें प्रिजन में कैद करवा दिया है। इस पे सुयान उससे पूछती है कि इस घटना को घटे हुए कितनी देर हुई है। जैसे ही वो डिसाइपल उसे ये बताता है कि 1 घंटा बीत चुका है। यहाँ बिजली की तेजी से भी ज्यादा फास्ट उसकी पावर होती है, जिसका यूज करके वो वहाँ पर से चल भर में गायब हो जाती है। अब आगे यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि वो अभी कहाँ गई होगी। अब आगे हमें वापस से उसी कारावास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा उनकी जेल को ओपन करता है और उनसे पूछता है कि तुम में से यहाँ पे यांग काई कौन है। यांग काई यहाँ पे हाथ उठाता है तो वो बंदा उसे अपने साथ चलने को कहता है। अब इस पे ली जो होता है वो यांग काई को उसके साथ जाने से मना करता है, लेकिन यांग काई उसे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे जाके देखने दो कि आखिर ये मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। वो बंदा यांग काई को अपने साथ एक अलग से डार्क रूम में लाया होता है। यहाँ पे यांग काई के अंदर जाते ही वे लोग उस पे अटैक करने लगते हैं। हाँ, यांग काई इनके साजिश को समझ जाता है कि जरूर ये लोग मेरा गेम बजाने के लिए यहाँ पे लाए हैं। यहाँ पे यांग काई उन दोनों से काफी डटकर सामना करता है और यहाँ पे यांग काई ने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके उन दोनों को घायल भी कर दिया होता है कि तभी अचानक से यहाँ यांग काई पे एक पावरफुल अटैक कोई करता है। अब ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लॉ इन्फॉर्मेंस वाला काव होता है। वो काव आते ही उन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों तो लूजर्स निकले, एक छोटा सा काम मैंने तुम्हें करने को दिया था वो भी तुम लोगों से ढंग से नहीं हुआ, तो चलो मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद की देता हूँ। अब वे दोनों बंदे यहाँ वापस उठते हैं और यांग काई पे फिर से अंधाधुंध अटैक करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को यहाँ पछाड़ते हुए जैसे ही यांग काई उस काव पे अटैक करता है, उस काव ने तो यहाँ यांग काई के पैरों को ही पकड़ लिया होता है और घुमाते हुए उसे दूर फेंक देता है। अब इनकी स्ट्रेंथ देखकर कि यहाँ यांग काई समझ जाता है कि ये जो तीनों हैं ये सभी अपने काइयुआन रेल्म के 8 या 9th लेवल पे होंगे। रही बात इस काव की तो इसकी कल्टीवेशन लेवल तो यांग काई से काफी ज्यादा गुना हायर लेवल पे होती है। यांग काई उनसे कहता है कि लगता है कि तुम उस जुआन की कुछ ज्यादा ही चापलूसी करते हो और तुम लोगों को उसने पैसे में तोल दिया है, इसीलिए तो उस जुआन को खुश करने के लिए तुम लोग आज यूं मुझ पे बरस पड़े हो। जिसपे काव से कहता है कि स्मार्ट तो हो, तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी।
अब जबकि तुम हमारे इरादे को समझ चुके हो तो चलो बस मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने हमारे यंग मास्टर जुआन को काफी ज्यादा ट्रबल किया है और इसका हर जाना तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम नहीं जानते कि यहाँ पे जो फर्स्ट एल्डर है उन्हीं का दबदबा चलता है और फर्स्ट एल्डर जो है वो अपने इस ग्रैंडसन जुआन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो शरीर पे एक खरोच भी आती है तो वो पूरे सेट को उथल पुथल कर देंगे। तो तुमने तो उस जुआन से यहाँ पे सीधा पंगा ही ले लिया है, तो तेरा बच्चे बचना तो मुश्किल है। जिसपे यांग काई के ये कहते हैं कि मैं भी तैयार हूँ, आ जा देखते हैं कि तू क्या कर लेता है। क्या होता है यहाँ पे उसके दो चमचे जो होते हैं वो उसी के सामने ही यहाँ यांग काई को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात ये होती है कि यांग काई उन्हें डिफेंड तो करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बेचारा यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मार खा जाता है। अब उसे भी दोनों चमचे इतना मार रहे होते हैं कि यांग काई की जो अंदर की विटैलिटी होती है वो तपने लगती है। इसी का फायदा उठाकर के जो काओ वैन होता है उस पे एक जोरदार मार्शल अटैक करता है। यांग काई यहाँ पे समझ जाता है कि इन लोगों का पूरा इरादा यहाँ पे उसे जान से मारने का है और अगर अभी उठने उस करके यहाँ फाइट बैक नहीं किया तो वे लोग उसे इतना मारेंगे कि अधमरा करते हुए डिसेबल कर देंगे। इसीलिए वो अपना साहस जुटाता है और फाइट बैक करने की कोशिश करने लगता है कि इतने में हम देखते हैं कि वो जो सुमो की सिस्टर सुयान होती है वो भी यहाँ यांग काई को बचाने के लिए उस जेल के अंदर अब आ चुकी होती है, जहाँ पे उसे यांग काई के मार खाने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। इस आवाज को फॉलो करते हुए वो अंदर की तरफ आ रही होती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग काई को उन लोगों ने मार मार के अधमरा कर दिया होता है। यहाँ वो काओ अपने बंदों को रोकता है ये कहते हुए कि इतना काफी है, इसे इतना ज्यादा नहीं मारना है कि इसकी मौत हो जाए, क्योंकि इसे मारने का बेड़ा हमारे यंग मास्टर खुद जुआन ने ले रखा है, वो उसे अपने हाथों से खुद मारेंगे। इधर वो चमचे आपस में ही बात करने लगते हैं कि आखिर ये कैसा टीट बंदा है, इसे मारो तो हमें ही चोट लगती है, इसकी बॉडी तो आयरन की तरह मजबूत है, इसे पंच करते ही हमें ही खुद चोट लगती है। जिसमें दूसरा चमचा कहता है कि धीरे से बात करो, अगर बॉस ने हमें ऐसा कहता सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। इसमें काओ उन दोनों से कहता है कि ये बंदा यांग जो है ये मात्र अपने कायुआन रेल्म का एक डिसाइपल है, तो आखिर इसको पीटने में तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई। अब जैसे ये तीनों इधर बाहर निकलते हैं ये सोचते हुए कि हमने इस यांग काई का काम तमाम कर दिया, तभी हम देखते हैं कि यांग काई के जो अंदर की विटैलिटी होती है वो फ्लक्चुएट करने लगती है। इसके कारण उसके अंदर की जो इविल ऑरा होती है वो बाहर निकलने लगती है। अब यांग काई को इस भयानक रूप में देख के तो इन दोनों चमचों की फट जाती है कि आखिर ये बंदा क्या चीज है, ये इंसान है या कोई शैतान। ये हो ही नहीं सकता कि इतनी मार खाने के बावजूद भी अगर कोई इंसान होगा तो वो इस कदर खड़ा हो जाएगा। आगे वो काओ भी ये देख करके हैरान रहता है कि यांग काई अपने कायुआन रेल्म के 3rd लेवल पे है, लेकिन अगर अभी इसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो वो कायुआन रेल्म के पीक लेवल पे होगी। अब ये जो काओ वैन होता है वो अपनी ची डायनेस्टी के 1st रेल्म में होता है, जो कि ऑब्वियसली कायुआन रेल्म के हायर लेवल पे है। आगे वो सोचने लगता है कि इस रेल में होने के बावजूद भी मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि इसकी तरह इतनी मार खाने के बावजूद भी उठ खड़ा हो जाऊं। इधर वापस से उठते ही हम यांग काई को देखते हैं जो कि इन तीनों पे भारी पड़ने लगता है। पहले तो यांग काई जो होता है उन दोनों चमचों को बुरी तरीके से कूटता है। इधर भी यांग काई को रोकने के लिए वो जो काओ होता है अपने पाम पावर का यूज करता है। अब इन दोनों की पावर से एक दूसरे से टकराती है और दोनों ही पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ यांग काई के मात्र एक पंच अटैक से ही हम देखते हैं कि उस काओ वैन के हाथ जो होते हैं वो एकदम आग की तरह तपने लगते हैं। आगे वो अपने चमचों से कहता है कि यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और उस बंदे को मारो। लेकिन अब की बार यहाँ पे पासा पलट चुका होता है। जैसे ही वो चमचे यांग काई पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं वो उसे नहीं मार पाते बल्कि पिट के आ जाते हैं। अब आगे अभी भी उन चमचों के साथ यांग काई की फाइट हो रही होती है, जिसे देख करके वो काओ समझ जाता है कि मुझे ही इस यांग काई को सबक सिखाना होगा। अब आगे वो भी इस फाइट में कूद जाता है और अपने स्पिरिचुअल पावर का यांग काई पे इस्तेमाल करने लगता है। अब उस काओ के इतनी जोर पाम अटैक के कारण यांग काई को बहुत तेज चोट आती है और वो पीछे दीवार की तरफ खिसक जाता है। इस पे जो काओ होता है उससे कहने लगता है कि इस बड़े धमाके से अब तो नहीं उठ खड़ा होगा और अब फाइनली इस मार से तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अब उसके इतना कहने की देर होती है कि बड़ी ही भयानक तरीके से यांग काई वापस से उठ खड़ा होता है और जोर से उनके ऊपर इस कदर चिल्ला रहा होता है कि जैसे वो अपने आपे से बाहर आ चुका है। यांग काई यहाँ पे किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहा होता है। वो अजीब तरीके से हंसते हुए उनके तरफ बढ़ रहा होता है, मानो कि उसे अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं है। इधर इन तीनों को वाकई में फटी पड़ी होती है यांग काई को इस रूप में देख के और वो सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, ये बंदा तो पूरी तरह से पागल है, कितना भी मारो ये वापस से उठ खड़ा होता है, आखिर ये किस पत्थर का बना हुआ है। इधर दूसरी तरफ यांग काई पूरी तरह से बेसुध हालत में खतरनाक तरीके से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है कि अचानक से उस काल कोठरी का जो दरवाजा होता है वो फ्रीज होकर के ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे एंट्री लेती है सुयान।
यहाँ सुयान की नजर जैसे ही यांग गाई पे पड़ती है वो उसके हाथ को पकड़ती है और उसे स्टेबल करने की कोशिश करने लगती है। आगे वो अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पे जो यांग गाई के जलते हुए वाइटल्स होते हैं उसे काम डाउन कर देती है और यहाँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये किस तरह का बंदा है। इसके बॉडी में अब एक भी जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ पे इसे इंजरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसकी हिम्मत की यहाँ पे दाग देनी पड़ेगी कि ऐसी हालत में भी ये इनसे फाइट करने के लिए उठ खड़ा है। अब यांग गाई के अंदर की ज्वाला जैसे ही शांत होती है वो बेहोश हो जाता है, लेकिन यहाँ सुयान उसे गिरने से बचा लेती है उसे थामते हुए। आगे सुयाना उसे बाहर ले जाते हुए इन तीनों से पूछती है कि इस पे किसने हाथ उठाया है, जिसपे वो जो काऊ होता है वो शर्मिंदा होते हुए कहता है कि हम तीनों ने ही इसे मारा है। अब बहुत अच्छे कहते हुए सुयान तो वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही वो जो काऊ होता है वो राहत की सांस लेता है कि थैंक गॉड मुझे सुयान से फाइट नहीं करना पड़ा। कि तभी उसके चमचे से बताते हैं कि आपके चेस्ट के ऊपर कुछ फ्रीजिंग सा हमें दिख रहा है और वहाँ पे एक जमा हुआ फ्लावर होता है जो कि सुयान ने ही इन पे अटैक किया होता है। वो फ्लावर अचानक से ब्रस्ट आउट हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये तीनों नीचे गिर जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि सुयान ने गुस्से से इन्हें वार्निंग दी है। इस अटैक की इंटेंसिटी को देख करके वो समझ जाता है कि सुयान इसीलिए ही इस सिटी के ये जो 3 सेक्ट्स है इन तीनों सेक्ट्स में सबसे ज्यादा यंग और पावरफुल डिसाइपल सिर्फ यही है। अब आगे सुयान के पूछने पर कि क्या तुम ठीक हो, यांग गाई उसे बताता है कि वो अभी बेहतर है, लेकिन यहाँ अभी भी उसके दोस्त इस कारावास में ही बंद है, उन्हें भी बाहर निकालना होगा। सुयाना यहाँ पे उसी कालकोठरी के पास जाती है जहाँ पे सुमो के बाकी के दोस्तों को कैद किया गया था। अपने पावर का यूज करके वो उस ताले को फ्रीज कर देती है और फ्रीज होते ही वो ताला टूट जाता है। ये दोनों भी बाहर निकलते हैं, लेकिन ली की आंखें बस वहीं के वहीं जम जाती हैं। इस तरह से सुयाना ने यांग गाई को संभाले हुई थी। वो यहाँ सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये दोनों इतने नजदीक कब आए। अब जैसा यहाँ पे ली सोच रहा होता है इन दोनों को इतना करीब देखते ही बाकी के लोग भी यही समझने लगते हैं आखिर यहाँ सुयान और यांग गाई के बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि सुयान इस पूरे सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी मानी जाती है। इसने अपने इर्द गिर्द आज तक एक भी बंदे को फटकने नहीं दिया। अचानक से ये यांग गाई को इस तरह से संभाले हुए कैसे आ रही है, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब आगे ये दोनों पब्लिक में भी इस तरह से हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ रहे होते हैं। इस बात से सबसे ज्यादा हैरान तो वहाँ पे ली होता है और सोचने लगता है कि अगर सुयान इसके इतने ज्यादा करीब है, आगे बहुत सारे बंदे यहाँ पे सुयान को अपना दुश्मन मानेंगे, क्योंकि इस सेक्ट के ज्यादातर डिसाइपल सुयान को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने सुयान को यांग गाई के साथ इस तरह से देख लिया तो उन सभी के जलन का सामना यहाँ के लिए यांग गाई को ही करना पड़ेगा। कि इतने में ही उस भीड़ से एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है और वो सुयान को कहने लगता है कि आखिर ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो कि तुमने इस फटीचर जैसे बंदे को बचाने के लिए खुद यहाँ पे आई हो। इसे बचाने के साथ साथ तुम यहाँ पे इससे इतने सट के खड़ी हो। अब ये लंबी जुल्फों वाला सेकंड यंग मास्टर होता है इस सेक्ट का, लेकिन सुयान इसके स्टेटस की परवाह नहीं करती और उससे कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ और अपनी खैर चाहते हो तो। जिस पे वो सेकंड यंग मास्टर यहाँ सुयान से कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ से अभी तो नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने इस सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है। जब तक यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट वाले कोई डिसीजन नहीं ले लेते तुम दोनों तो क्या यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। जिसपे यांग गाई उनसे पूछता है कि आखिर तुम किस रूल की बात कर रहे हो और हमने कौन सा रूल तोड़ा है। इसपे वो यंग मास्टर कहता है कि तुमने यहाँ पे एक ही नहीं बल्कि 3 रूल्स को तोड़े हैं। पहले तो तुमने यहाँ पे एक बंदे का मर्डर किया, दूसरा जब तुम पे चार्ज लगाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट होल्ड के डिसाइपल्स आए तो तुमने उनके साथ बदतमीजी की, और तीसरा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। अब ये तीनों ही यहाँ पे क्राइम के लिस्ट में आते हैं और ये तीनों क्राइम एक साथ करने के कारण तुम्हें अभी के अभी इस लिंग शाओ सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जा सकता है। अब इस बात का विरोध यहाँ पे सुयान करती है। वो उसे कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये तीनों क्राइम्स हैं, क्योंकि जिस बंदे के तुम मर्डर की बातें कर रहे हो कहाँ है उसकी लाश। यहाँ पे ये जो लॉ एजेंसी है किस बलबूते पे यहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया करती है। वो बंदा तो जिंदा घूम रहा है जिसके मर्डर के इल्जाम में तुमने यहाँ यांग गाई को अरेस्ट कर रखा है। तो आखिर ये तुम लोगों की कैसी फेयर और जस्टिस देने वाली एजेंसी है जो कि एक तरफा ही न्याय करती है। जिसपे वो यंग मास्टर सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की सही तो कह रही है, लेकिन किसकी इतनी हिम्मत है जो कि इस पूरे सेट के फर्स्ट एल्डर के ग्रैंडसन को अरेस्ट करने की हिम्मत करे। इसलिए वो यंग मास्टर यहाँ सुयान से कहता है कि भले ही तुम यहाँ पे सही कह रही हो, भले इसने मर्डर तो नहीं किया है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो बनता है। अब आगे इसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। यहाँ पे सुयान ने यहाँ तक के कह दिया होता है कि जब ये लॉ इन्फोर्समेंट वाले इतने ही ज्यादा रूल्स को मानते हैं, रूल्स के हिसाब से जो तुम लोगों ने वहाँ पे कल सुमो के साथ किया था, इसके लिए तो लिंग शाओ सेक्ट के जितने भी डिसाइपल्स हैं जो ये नाइंसाफी होते हुए देख रहे थे, उन सभी के सभी को ही जेल में डाल देना चाहिए। आगे वो कहती है कि लॉ इन्फॉर्मेंस वाली एजेंसी के नाम पे यहाँ पे क्या चल रहा है मैं ये अच्छे से जानती हूँ। लोग जो है जो इस एजेंसी का गलत यूज करके यहाँ पे सिर्फ अपनी दादागिरी और धांधली जता रहे हैं
और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके नीचे तबके वाले लोगों को डराया और धमकाया जाता है। इसीलिए आज तक किसी भी डिसाइपल की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए, जिसपे वो यंग मास्टर सुयान से कहने लगता है कि आखिर तुम किस बलबूते पे लॉ इन्फोर्समेंट वाले पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। फिर सुयान उससे कहती है कि क्या सही है क्या गलत है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसी में भी आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि आगे आकर वो इसका विरोध कर सके। अब इसमें वो जो यंग मास्टर होता है वो यहाँ पे सुयान की चापलूसी करने लगता है, ये कहते हुए मैंने तो हमेशा तुम्हारा सिंसेरिटी के साथ साथ दिया है, तो आखिर तुम इस फटीचर बंदे के लिए मेरे खिलाफ यहाँ पे खड़ी हो गई हो, और तुम्हारी जैसी ब्यूटी इस बंदे का साथ होना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। सुयान उसे कहती है कि अपनी जबान पे लगाम दो, दूसरों के लिए क्या और कैसे बात करना है, लगता है तुम्हें इसकी तमीज नहीं है। अब इस बात पे वो यंग मास्टर भड़क जाता है और यहाँ यांग काई को और भी ज्यादा भला बुरा कहने लगता है। आगे वो यहाँ पे यांग काई को धमकी देने लगता है कि अगर तुम ये नहीं चाहते सुयांग पे किसी तरह का इल्जाम लगाया जाए और इसकी इस कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जाए तो अभी का अभी वापस जेल के अंदर चले जाओ। जिसमें यांग काई यहाँ पे हंसने लगता है और ऐसा जताता है कि जैसे वो चकरा के गिरने वाला है, और यहाँ पे ऐसा दिखावा करने लगता है कि जैसे वो अपने आप को गिरने से बचाने के लिए उसने सुयाना को पकड़ लिया है। अब आगे यांग काई यहाँ पे अपना ड्रामा शुरू करते हुए कहने लगता है कि मैं कभी भी सुयान को इस तरह से परेशानी में नहीं डाल सकता, मैं तो उसके लिए काफी ज्यादा सिंसियर हूँ, ये तो जो कहेगी मैं बस वही करता हूँ, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसकी बातों को टाल दूं। अब ये देखिए यहाँ सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबसे ज्यादा ली सोचने लगता है कि आखिर ये यांग काई करना क्या चाहता है, ये इतना ज्यादा सुयान से चिपक क्यों रहा है। अब यहाँ सुयान भी उसके नाटक को समझ चुकी थी और उसका साथ देने के लिए वो भी उसे कमर से पकड़ लेती है और सोचने लगती है कि आज तक किसी बंदे ने भी ऐसा करने की मेरे साथ हिम्मत नहीं की है, लेकिन इस बंदे की औरत तो वाकई कमाल की है, मुझे इसके इस नाटक में साथ देना ही होगा, इसके साथ कोऑपरेट तो करना ही होगा। आगे वो यहाँ यांग काई की आंखों में आंखें डाल के कहने लगती है कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। आगे यहाँ सुयान ऐसा दिखावा करने लगती है कि जैसे उसे यांग काई का काफी ज्यादा ख्याल है। अब इस लवी डबी सीन को देख करके सारे बॉयज जो होते हैं जल भुन के राख हो रहे थे। सबसे ज्यादा वो यंग मास्टर तिलमिला रहा होता है कि आखिर सुयान तुम इस जैसे बंदे के प्यार में कैसे गिर सकती हो, क्योंकि इस पूरे सेक्ट में ट्रैश उठाता है और बिल्कुल कचड़े के समान ही है। इसमें यांग काई और सुयान दोनों साथ में ही मिलके कह डालते हैं कि तुमने कचड़ा किसको कहा है। अब यांग काई जो होता है सुयान की तरफ देख के कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा ड्रामा में डीप घुसने की जरूरत नहीं है, वरना वाकई में मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं से फिनिश हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।